दोस्तों नमस्कार। BCW चैनल में आपका स्वागत है। हमने पीटी के लिए जो बैच स्टार्ट किया है जिसमें हम प्रीलिम्स के लिए स्पेशल टॉपिक देख रहे हैं। इसमें आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, और इस वीडियो में हम 3-4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला हमारा टॉपिक होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का कैसे बंटवारा होता है। उसके बाद हम देखेंगे सूरत कन्फ्लिक्ट, 1907 में सूरत कन्फ्लिक्ट होगा, हम उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 1909 का मॉरले मिंटो एक्ट। फिर हम कैपिटल शिफ्ट की बात करेंगे कि पहले राजधानी रहता है कलकत्ता, कलकत्ता से राजधानी बदल कर आ जाता है दिल्ली, कब होगा कैसे होगा हम इसकी बात करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे एक लखनऊ सेशन। ठीक है, इतने टॉपिक, लगभग 4 या 5 टॉपिक की आज हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, फैक्चुअल प्रश्न यहाँ से बनते हैं और बहुत आसान से ये सब टॉपिक है। तो एक बार अगर अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो शायद आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमने कुछ बुक लिया है। ये बुक है तर्कस, वहीं से हमने क्वेश्चन लिया है। तो जिनके पास होगा निकाल लेंगे, नहीं होगा तो भी यहाँ से देख लेंगे। ये PYQ है, और कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आप सबसे पहले PYQ देखिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और किस तरीके से आपको पढ़ना है कि आने वाले एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाएँ टॉपिक को। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया स्वदेशी एंड बॉयकॉट पे। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वर डन बाई द, ये 63 में पूछा गया है। मतलब पार्टीशन ऑफ द बंगाल होता है, उसके बारे में जब डिक्लेरेशन होता है या उसको जब रद्द किया जाता है तो यहाँ से डेट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब आपको डेट वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना ही देना है। ठीक है, 63 पीस में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी मूवमेंट, यहाँ से प्रश्न बन रहा है तो हम इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये भी 63 में पूछा गया है। मतलब देखिए 63 में एक टॉपिक से 2 सवाल पूछा गया है। यहाँ 63 है और ये भी 63 है। मतलब एक ही एग्ज़ाम में एक टॉपिक से 2 प्रश्न पूछा गया। अब सोचिए यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, मतलब वो भी पार्टीशन की ही बात कर रहा है, बस क्वेश्चन घुमा के आया। बहुत इजी सवाल है, हम ये सारे प्रश्न को बाद में देखेंगे, पहले हम टॉपिक अपना देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल के। थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं बंगाल का कंडीशन क्या है उस समय। हम जब बंगाल की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं 1905 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 1905 का जो बंगाल है हम उसकी बात करेंगे। अगर हम थोड़ा सा बंगाल की बात करें, यहाँ पे ये जो एरिया है हमारा बंगाल है। ठीक है, और ये इंडिया का मैप है, ये है बंगाल, ये है आपका ढाका, बांग्लादेश का ढाका। ठीक है, उसमें जो भारत में है। अगर हम इन सब की बात करें तो इनका लगभग पॉपुलेशन उसमें 8 करोड़ है। यह जो बंगाल है, देखिए अभी ढाका बाद में बना है, लेकिन उस समय यह भारत का भाग था और सारा बंगाल में ही आता था। पार्टीशन होगा तो इनको ऐसे बांट दिया जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका पश्चिमी बंगाल, ये होगा आपका पूर्वी बंगाल। इसको इस तरीके से बांटा जाएगा, लगभग 8 करोड़ जनसंख्या को इस तरीके से बांटा जाएगा कि दोनों 2 भागों में बंटते हैं। और बांटने का मुख्य कारण ये होगा कि जो बंगाल हम कह रहे हैं, तो बंगाल में आप देखेंगे बिहार है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल तो है ही, ढाका का भी एरिया है। ये सारे एरिया मिला के बनते हैं बंगाल। अब बंगाल में 2 पार्ट है। देखिए, अब जैसे एक होता है ईस्ट बंगाल, एक होता है वेस्ट बंगाल। ये हो गया ईस्ट बंगाल, ये वाला ईस्ट बंगाल, ये हो गया वेस्ट बंगाल। अब इसमें हम देखेंगे पश्चिम बंगाल में, हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं। यहाँ पे बंगाली हैं, बंगाल के कुछ लोग बंगाली हैं, प्लस बिहारी हैं, प्लस उड़ीसा के लोग हैं। ठीक है, ये लोग मेजोरिटी में क्या हैं, हिंदू हैं। यहाँ पे मेजोरिटी हिंदू है और मुस्लिम की संख्या यहाँ पे देखेंगे तो माइनॉरिटी है, मुस्लिम की संख्या यहाँ पे कम है। अब इसके एकदम उल्टा चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। अगर हम ईस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ढाका का एरिया है,
ढाका में मेजोरिटी क्या है? मुस्लिम है। हिंदू यहाँ पे क्या है? माइनॉरिटी में है। अब देखिए यही यही खेल खेलते हैं अंग्रेज़। हिंदू मेजोरिटी में है, यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है, यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में है, यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है। जो बंगाल, हम बंगाल कह रहे हैं, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और ढाका वाला जो एरिया था, यह जो प्रॉपर एरिया है, यह नेशनलिज्म का एक गढ़ माना जाता था। आप देखेंगे यहीं पे गवर्नर जनरल बैठते हैं और इनके अंडर में मुंबई और मद्रास के गवर्नर होते थे। ठीक है, हमने पढ़ा इनको हिस्ट्री में। मतलब सारा जो राजधानी यहीं पे था, बंगाल यहीं पहले राजधानी हुआ करता था इस समय में। और नेशनलिज्म का जो गढ़ है, राष्ट्रवाद की जो लेबोरेटरी कहा जाता था, वो बंगाल है। बंगाल से अंग्रेज़ों को बड़ा डर था और ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता था। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यह बंगाल जाना जाता था। लेकिन बंगाल विभाजन जब भी करते हैं तो हिंदू और मुसलमानों को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि यहाँ पे हिंदू तो मेजोरिटी में है, लेकिन अगर यहाँ पे हिंदू कुछ गड़बड़ करेंगे तो यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है। और एक चीज़ और आपने देखा होगा कि अगर बिहार में किसी भी कास्ट या समुदाय या किसी व्यक्ति पे, मतलब कास्ट को ही ले लीजिए, हिंदू या मुस्लिम या किसी पे अगर कोई दंगा होता है, कुछ होता है, तो उसका विरोध आपको देखेंगे यूपी में, नहीं तो झारखंड में, बगल के राज्य में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि अभी एक सबसे ज्वलंत उदाहरण है मणिपुर का। मणिपुर में जो देखने को मिला, दो ट्राइब के बीच में जो भी देखने को मिला, उसका इम्पैक्ट सिर्फ मणिपुर तक नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के और सारे एरिया में भी उसका इम्पैक्ट देखा गया है। तो यहाँ पे अगर हिंदू कुछ करेंगे तो इसका इम्पैक्ट यहाँ दिखेगा और यहाँ मुस्लिम कुछ करेंगे तो इसका इम्पैक्ट यहाँ दिखेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हर लोगों के बीच में एक डर बना दिया गया और लोग डर के रहेंगे तो आपस में एकता नहीं होगी, और एकता नहीं होगी तो फिर अंग्रेज़ों के नुकसान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यही कारण था विभाजन करने का। एक यूनाइट वाला जो जगह था बंगाल, जो हिंदू मुस्लिम एकता का लेबोरेटरी कहा जाता था, उसको अंग्रेज़ों ने 1905 में ऐसा पार्टीशन किया कि एकदम तहस नहस करके रख दिया और लोगों में एक विरोध की भावना जगा दी। और इसी कारण के बाद आप देखते हैं कि मुस्लिम लीग का उदय होता है। मुस्लिम लीग का उदय होगा 1906 में। इनको बताया जाएगा कि आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आपका कोई नेता नहीं है, तो इनको भड़काया जाएगा और देखेंगे कि इसी के बाद मुस्लिम लीग का उदय होगा और यही मुस्लिम लीग आगे चल के पाकिस्तान का रूप लेगा। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज फूट डालो शासन करो की नीति पे चल रहे थे, वो पर्पस इनका सर्व होगा बंगाल पार्टीशन से। ठीक है, अब चलिए ये कहेंगे कारण तो ये मुख्य ही था कि हम जो हिंदू मुस्लिम एकता था, इससे अंग्रेज डरते थे और उसको चाहते थे तोड़ना, यही मुख्य कारण था। लेकिन अंग्रेज इसको बताएंगे दूसरा चीज़, ये कहेंगे कि देखो भाई, हम जो भी कर रहे हैं, बंगाल का पार्टीशन तो कर रहे हैं, लेकिन ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रशासन को चलाने में दिक्कत हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, एक बड़ा सा एरिया होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में दिक्कत होता है, स्वाभाविक बात है, प्रैक्टिकल चीज़ है। लेकिन इसका मतलब इस तरीके से विभाजन नहीं किया जाता है कि कुछ लोग यहाँ माइनॉरिटी में हो, कुछ लोग यहाँ माइनॉरिटी में हो और लोग एक दूसरे से डर के रहें। जो भी विभाजन हुआ था उसका मुख्य मकसद था फूट डालो और जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसमें दरार पैदा करना। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझ गया। अब चलिए इसमें से कुछ डेट पूछा जाता है एग्ज़ाम में आपसे, यहाँ से फैक्चुअल डेट बनता है कि बंगाल विभाजन कब प्रस्ताव में आया था। 1903 में एक प्रस्ताव आया था। अचानक 1905 में तो विभाजन होता है, लेकिन अचानक से कुछ नहीं होता, पहले प्रस्ताव आता है, चेक किया जाता है तो लोगों का क्या स्टेटमेंट है, सुझाव मांगा जाता है, तब होता है। 1903 में प्रस्ताव आया, लेकिन 1905 में इसे पास कर दिया गया और टाइम था कितना? 19 जुलाई 1905। इस दिन घोषणा किया गया और कहा गया कि अब हम बंगाल को दो भागों में बांटेंगे, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, लेकिन यह एक्शन में कब आया? यह एक्शन में आता है आपको 16 अक्टूबर 1905। यह मतलब जो विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन, वो लागू हो गया। ठीक है,
देखिए यहाँ से आप 2 डेट याद रखेंगे, इस डेट की ज़रूरत नहीं है, 1903 की याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये वाला बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछा है कि बंगाल विभाजन, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, उसकी घोषणा कब होती है। घोषणा होती है 19 जुलाई को, और यह पास कब होता है, मतलब एक्टिव कब हो जाता है, कब यह बंगाल विभाजन पास हो जाता है, ये होता है आपका 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो जाता है। ये दोनों डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, जब बंगाल विभाजन लागू होगा तो लोग बड़ा विरोध करेंगे। अंग्रेज कहेंगे कि हम प्रशासनिक सुधार के लिए कर रहे हैं, हमको एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलाना है, इसीलिए कर रहे हैं, लेकिन लोगों को तो सही बात समझ में आ रही है कि इनका मकसद फूट डालो है। एक व्यक्ति हैं कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र ये कहेंगे कि देखो भाई, विभाजन हो गया है, अब आप बहिष्कार करिए। लोगों को कहेंगे कि आप इसका बहिष्कार करिए, और कहाँ कहेंगे यह, इनका एक पत्रिका है संजीवनी, इस पत्रिका में लोगों से आह्वान करेंगे कि आप बहिष्कार करिए। ठीक है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि संजीवनी जो पत्रिका है किसका है, कृष्ण कुमार मित्र का है, इसमें क्या बात कहते हैं। ये कहते हैं लोगों से कि आप जो बंगाल विभाजन हुआ है उसको अपने स्तर से बहिष्कार करिए। थिंकर का यही स्टेटमेंट होता है, थिंकर का यही तरीका होता है कि वो पेपर में लिखे, आर्टिकल लिखे और मैगजीन में लिखे, और लोगों को पहुँचाए, अपनी बातों को लोगों तक अपनी बातों को पहुँचाए। ठीक है, जब बंगाल विभाजन लागू होगा तो 7 अगस्त को कुछ लोगों ने कलकत्ता में, कुछ क्या बहुत लोगों ने, कलकत्ता का जो एक टाउन हॉल जगह है वहाँ पे वो लोग आते हैं, और ये लोग कहते हैं कि हम स्वदेशी आंदोलन करेंगे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन के लिए लोग टाउन हॉल कलकत्ता में कब इकट्ठा होते हैं एक जगह, 7 अगस्त को। और आपने पढ़ा होगा कि बंगाल विभाजन के रोष में लोग आएंगे, एक दूसरे को गले मिलेंगे, राखी बांधेंगे, मतलब अपना जाहिर करेंगे प्यार कि देखो भाई, हम पहले जैसे एकजुट थे, अभी भी वैसे ही एकजुट है, हमें नफरत की भावना नहीं आई है। ठीक है, ये लोग आपस में करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, बंगाल विभाजन तो हो गया, अब इसका प्रभाव क्या हुआ। इसका प्रभाव मैंने जैसे ऊपर में थोड़ा बताया था कि इसका जो प्रभाव होगा मुसलमानों पर ज़्यादा होगा। मुसलमान के नेताओं को, मुस्लिम नेताओं को बताया जाएगा कि देखो भाई, तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव कोई है नहीं, तुम अपना रिप्रेजेंटेशन करो, मतलब तुम नेता बनो, है ना। अब जैसे कि होता क्या है, समाज में कोई एक नेता है, ठीक है, तो एक नेता है या 2 नेता है तो हर कास्ट का तो नेता होगा नहीं। अब आपको कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है, तो जिस कास्ट का नेता नहीं है वहाँ से जाके आप कहिए कि भाई देखो, तुम्हारा कास्ट का नेता नहीं है, अब यहाँ से 4 नेता को खड़ा कर दीजिए, 4 लोग आपस में लड़ेगा, और फिर आप यहाँ से बैठ के मदद देखिए। 4 लोग आपस में लड़ेगा, फिर कुछ गड़बड़ करेगा तो कहाँ आएगा, आप ही के पास आएगा फैसला करने के लिए। तो ये भी एक रणनीति होती है, इसी रणनीति पे अंग्रेज चल रहे थे। पहले एक नेता होते थे यहाँ पे तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था, सब लोग एकता में रहते थे, लेकिन अब यहाँ पे मुस्लिम लीग भी एक आ गया है। अब मुस्लिम हिंदू के बीच में थोड़ा सा मतलब मतभेद शुरू हो गया है, मुस्लिम लीग का उदय भी हो गया है, और कारण भी उसका यही था कि हम अपने लोगों का हित करेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, संगठन बनाने लगेंगे। संगठन के नाम पे आप देखेंगे मुस्लिम लीग स्टार्ट होगा 1906 में। ठीक है, तो कुछ कल्चरल एक्टिविटी भी होगा इस समय में। लोग कहेंगे कि भाई, हम अपने हित की काम करेंगे, हम अंग्रेज़ों की नहीं सुनेंगे, अपने हित में कुछ काम करेंगे। तो कुछ कल्चरल एक्टिविटी होगा जहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। 1906 की बात करें तो एक बनेगा बॉम्बे नेशनल कॉलेज। बॉम्बे नेशनल कॉलेज बनेगा। ये कौन बनाएंगे, इसके पहले प्रिंसिपल होंगे, वो होंगे अरविंदो घोष। अरविंदो घोष इसके पहले प्रिंसिपल होंगे। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1906 में ही एक और घटना होगी, और यहाँ पे एक स्थापना होगा नेशनल एजुकेशन काउंसिल।
बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। नेशनल एजुकेशन काउंसिल कब बना? ये बनता है 1906 में। इसका लक्ष्य क्या होगा, एम क्या होगा? इसका एम होगा कि मातृभाषा में शिक्षा देना है। ठीक है। एक बनेगा डाउन सोसाइटी। डाउन सोसाइटी बनेगा, ये कौन बनाएंगे? सतीश चंद्र मुखर्जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डाउन सोसाइटी कब बनेगा? 6 में बनेगा, बंगाल विभाजन के टाइम पीरियड में सतीश चंद्र मुखर्जी बनाएंगे। एक रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत जुड़ा एक सवाल है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक गाना लिखेंगे, आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला गाना लिखेंगे। और साथ में एक इनका उपन्यास है गोरा, इसी टाइम में आएगा। गोरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है कि गोरा उपन्यास किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। किस टाइम में आता है? ये आता है 1905 के टाइम में, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है उसी टाइम में आएगा। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी, इनसे जुड़ा एक बड़ा फेमस फैक्ट है, आप याद रखेंगे। आनंद मठ इनकी एक बड़ी अच्छी राइटिंग है। इसमें इन्होंने वंदे मातरम की चर्चा की है। देखिए, ये लिखे पहले हैं, लेकिन इस टाइम में यह लोकप्रिय होगा। लोकप्रिय होगा, इस पॉइंट पे फोकस करना है आपको। ठीक है। लिखे पहले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, लेकिन जब बंगाल विभाजन होगा तो इस टाइम में इनका जो वंदे मातरम है काफ़ी लोकप्रिय होगा। ठीक है। एक इंडियन सोसाइटी बनेगा, ऑफ ओरिएंटल कॉलेज। इस कॉलेज में जो भी पढ़ने आएंगे उनको छात्रवृत्ति दिया जाएगा, स्टाइपेंड दिया जाएगा। और पहले इसके स्टूडेंट कौन होंगे? नंदलाल घोष पहले स्टूडेंट होंगे जिनको छात्रवृत्ति स्टाइपेंड मिलेगा। इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए, ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इन सबको थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है। अब देखिए, जब आंदोलन हो रहा है तो दो टाइप के लोग हैं। आंदोलन हो रहा है, कुछ लोग कहेगा कि इसको बंगाल तक ही सीमित रखा जाए, कुछ लोग कहेगा कि बंगाल से इसको बाहर करो और ऑल इंडिया का मूवमेंट बनाओ। तो इनमें होंगे लिबरल लोग, जो लिबरल लोग होंगे, नरम दल वाले लोग हैं, वो कहेंगे नहीं, बंगाल विभाजन का बात है, बंगाल तक ही इसको सीमित रखो। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो कहेंगे नहीं, यह ऑल इंडिया मूवमेंट होना चाहिए, इसको हम पूरे भारत में पहुंचाएंगे। इसी टाइम में कुछ लोग ऐसे हैं जो बंगाल विभाजन को, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल को, इस मुद्दे को बंगाल से बाहर लेके जाएंगे। उनमें कुछ नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाल गंगाधर तिलक, ये महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे इसी मुद्दे को लेके जाके। ठीक है। एक है आपसे दिल्ली में कौन है, पूछा जा सकता है। दिल्ली में सैयद हैदर राजा। ठीक है। सैयद हैदर राजा हैं दिल्ली में। मद्रास की बात करें, साउथ इंडिया में चलिए, अब चिदम्बरम पिल्लई, और इनके साथ में सुब्रमण्यम शिवा। ठीक है। इतने लोग, मतलब और भी लोग हैं, लेकिन ये बड़े फेमस पर्सनालिटी हैं। तिलक हैं, दिल्ली में सैयद हैदर राजा हैं, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई हैं। ये लोग आंदोलन कर रहे हैं बंगाल मूवमेंट को लेके। ऑल इंडिया में ये लोग अपने अपने जगह पे क्रांति, मतलब आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, इसी टाइम में एक होगा 1906 का कलकत्ता सेशन। कलकत्ता अधिवेशन होगा आईएनसी का। एक कलकत्ता सेशन होगा, इसमें
अभी देखिए 1905 में हमने क्या देखा, बंगाल विभाजन हुआ है, इसका जस्ट अगला सेशन होगा 1906। तो इस सेशन में आप देखेंगे कि लोगों में बड़ा एक रोष होगा, और इस समय कौन होंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हेड होंगे ये होंगे दादा भाई नौरोजी, जिनके बारे में हमने कल वीडियो में बड़ा डिटेल में देखा था दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी होंगे तो लोगों का बड़ा विरोध होगा कि आप कुछ यहीं पे विरोध होगा। कुछ लोग कहेगा कि आंदोलन बंगाल में होना चाहिए, कुछ लोग बाहर में, कुछ लोग कहेगा कि ऑल इंडिया का मूवमेंट इसको बनाइए। इसी सब मुद्दे को लेके 4 प्रस्ताव को पास किया गया। और प्रस्ताव कौन कौन से था? पहला प्रस्ताव है बहिष्कार, हम इस आंदोलन का बहिष्कार करेंगे। दूसरा प्रस्ताव है स्वदेशी, हम स्वदेशी अपनाएंगे। तीसरा है स्वशासन, तो हम अपना रूल लाएंगे, स्वशासन, अपने द्वारा किया हुआ शासन। चौथा हुआ राष्ट्रीय शिक्षा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से 4 पॉइंट 1906 में अपनाया गया। तो पहला है बहिष्कार, स्वदेशी, सुशासन, राष्ट्रीय शिक्षा। यह इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, अब 4 फैक्ट तो आप यहाँ से मिल गया जो प्रस्ताव अपनाया गया। अब चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं आईएनसी सेशन को, थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। देखिए आईएनसी सेशन की हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1905, 1906, 1907 ये तीनों बड़ा इम्पोर्टेंट है। 1905 के टाइम में बंगाल विभाजन हो रहा है। इस समय का जो सेशन होगा वो कहाँ पे होगा? बनारस। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं कौन होंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अगर हम गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये एक बनाएंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यही बनाएंगे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 1906 की अगर हम बात करें, ये सेशन कहाँ पे होगा? कलकत्ता में, कलकत्ता में होगा। यहाँ पे कौन होंगे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें तो इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनके बारे में हमने कल बड़ा डिटेल में देखा था। ठीक है, और गोखले इनके बारे में कहते हैं, गोखले, यही गोखले दादा भाई नौरोजी के बारे में कहते हैं कि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो दादा भाई नौरोजी के व्यक्तित्व में है। आप इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी के व्यक्तित्व के बारे में गोखले ने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर मनुष्य में कहीं देवत्व है, मतलब देवता की भावना अगर कहीं है तो दादा भाई नौरोजी के पास है। ठीक है, अब 1907 की बात कर रहे हैं। 1907 में क्या होता, कहाँ पे ये सेशन होता है? ये होता है सूरत में। देखिए जो एक 6 में हम बताना भूल गए, जब 1906 का कलकत्ता सेशन होगा तो जो लिबरल लोग होंगे, जो नरमपंथी हैं गर्मपंथी हैं, दोनों के बीच में एक भारी विरोध होगा। लेकिन उस समय कांग्रेस बहुत एक रणनीति चलेगी और दादा भाई नौरोजी को बना देगी प्रेसिडेंट। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन है, मतलब बड़े व्यक्तित्व के आदमी हैं, और ये जब प्रेसिडेंट बनेंगे तो इनके बात को कोई काट ही नहीं पाएगा। तो नरम दल गरम दल दोनों शांत हो जाएंगे और यहाँ पे जो विभाजन की नौबत आ रही है उसको टाल दिया जाएगा। तो कहा जाता है कि 1906 का जो सेशन था, दादा भाई नौरोजी के प्रेसिडेंट बनने से जो विभाजन की रणनीति थी उस पर अंकुश लग गया, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग गया। लेकिन 1907 में यह घटना घटता है, क्योंकि जो गरम दल वाले हैं, गरम दल वाले वो कहते हैं कि लाला लाजपत राय को बनाइए। वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट बनाइए लाला लाजपत राय को। जो नरम दल वाले हैं वो कहते हैं बनाइए रास बिहारी बोस, रास बिहारी घोष को बनाइए।
ठीक है, ये रास बिहारी घोष को बनाएंगे। अब यहीं पे कन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे रास बिहारी घोष जीत जाएंगे और सूरत कन्फ्लिक्ट में प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? रास बिहारी घोष। ठीक है, तो ये तीनों जो सेशन है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपसे पूछा जाता है कि 1905 का सेशन कहाँ हुआ है, 1906 का कहाँ हुआ है, ये कलकत्ता में हुआ है, 7 का कहाँ हुआ है, सूरत में हुआ है, और विभाजन कब होता है? तो 7 वाला में विभाजन होगा, सूरत वाला में। ठीक है, अब देखिए, आप बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम याद कैसे करें, समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए 1905 में कहाँ पे, अगर हम मैप यहाँ पे थोड़ा सा देखें, ये है बिहार, यहाँ पे ये बिहार है, ये बगल में है यूपी। ठीक है, यहाँ पे है बंगाल, यहाँ पे ज़्यादा नीचे होगा, थोड़ा सा जस्ट नीचे करते हैं, बंगाल के बिहार के नीचे तो बंगाल है। ठीक है, और सूरत कहाँ पे है? गुजरात में है, यहाँ पे। अब देखिए, हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया पहला सेशन कहाँ हो रहा है? बनारस में। बनारस कहाँ पे है? यूपी में। ठीक है, यहाँ पे हो गया बनारस। दूसरा सेशन कहाँ हो रहा है? कलकत्ता। ठीक है, तीसरा सेशन कहाँ हो रहा है? सूरत। कहाँ पे है? गुजरात में। अगर हम ऊपर से नीचे तक देखें, सबसे पहले हमको क्या मिलेगा? बनारस। सबसे पहले हमको मिलेगा बनारस, उसके बाद हमको मिलेगा कलकत्ता, उसके बाद हमको मिलेगा गुजरात। देखिए, बिल्कुल याद नहीं करना है। 1905, 1906, 1907, यहीं ट्रिक लगाइए, कहीं कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ लोग लगेगा इसके प्रेसिडेंट कौन है, सेम यही ट्रिक भाई प्रेसिडेंट में लगा लो, याद हो जाएगा। अपना भी दिमाग थोड़ा सा चला लो। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको याद करना पड़ता है, कहीं ट्रिक बना लीजिए। मेरा मानना है कि जैसे हो, जिस रणनीति से हो, बस आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जानी चाहिए और एग्ज़ाम में वो अच्छे से डिलीवर हो जानी चाहिए। वो रटने से हो जाए वो भी बढ़िया है, समझने से हो जाए वो भी बढ़िया है, ट्रिक से हो जाए वो भी बढ़िया है। ठीक है, तो ये 3 सेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब एक चीज़ हम भूल के बताना, हमने जब पढ़ा बंगाल विभाजन 1905 में हो रहा है, किसके टाइम में हो रहा है? कर्जन के टाइम में हो रहा है। 1911 में हम देखेंगे, 1911 में इसको रद्द कर दिया जाएगा। उसमें कौन होगा? लॉर्ड हार्डिंग होगा। हार्डिंग होगा। इसको हम, हार्डिंग वाले टॉपिक को हम डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं तो थोड़ा सा मोर्ले मिंटो एक्ट। एक है मोर्ले, एक है मिंटो, दोनों में क्या अंतर है? मोर्ले है भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, मिंटो क्या है? ये है गवर्नर जनरल, या इस समय कहेंगे इसका पद हो गया क्या? वायसराय का। ठीक है, भारत सचिव कौन होता था? देखिए, ब्रिटिशर्स के पास तो बहुत सारी कॉलोनी थी, इंडिया जैसे तो बहुत कॉलोनी थी, तो वहाँ पे जो नेता चुना जाता था, वहाँ पे जैसे भारत को देखने के लिए एक व्यक्ति होता था, उसको कहा जाता था भारत सचिव। तो मौर्य जो था ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठता था और भारत के नीतियों को, भारत में जो भी होगा उस पर नज़र रहती थी इसकी, तो इसको कहा जाता था भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठता था। और वायसराय जो होता था इसको मतलब भारत में रह के, जैसे बंगाल का एक वायसराय था और उसके अंडर में देखेंगे तो गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास और गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे दोनों होता था उसके अंडर में। ठीक है, तो ये हो गया वायसराय। पहले नाम लिया जाता था भारत सचिव का और बाद में नाम लिया जाता था वायसराय को, तो आप कन्फ्यूज़न ना करेंगे। इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, 1909 में आया। अब देखिए, इस रिफॉर्म में क्या बात कहा गया। गांधी जब इस रिफॉर्म को देखते हैं तो इनका स्टेटमेंट होगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, गांधी जब मोर्ले मिंटो रिफॉर्म को देखेंगे तो कहेंगे यह रिफॉर्म हमारा सर्वनाश कर दिया। ऐसा क्या आ गया था इस रिफॉर्म में कि गांधी जी कहते हैं हमारा सर्वनाश कर दिया। नेहरू जी की बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, यह कहेंगे कि यह रिफॉर्म जो है हमारे चारों ओर राजनीतिक प्रतिद्वंदी को खड़ा कर दिया। मतलब पहले हम एकजुट थे,
हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी सिर्फ अंग्रेज थे, लेकिन अब यह हम लोगों के बीच में, हमारे समाज के बीच में ही हमारे कई राजनीतिक प्रतिद्वंदी को खड़ा कर दिया और शताब्दी से हमारा जो हिंदू मुस्लिम एकता था उसको यह जो एक्ट था ध्वस्त कर दिया, पलट के रख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अंग्रेज क्या करेंगे कि इस 1909 के मॉर्निमेंटो एक्ट में कहेंगे कि हम मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देंगे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देंगे। और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं यह जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वाली बात थी, यह बीज था जो कि बाद में बड़ा पेड़ हुआ और यही बड़ा पेड़ पाकिस्तान के रूप में जन्म लिया। पाकिस्तान का जन्मदाता का माना राजेंद्र प्रसाद का बुक है, उनमें पाकिस्तान का जन्मदाता उन्होंने 1909 के एक्ट को ही माना है। और किसको माना है? मिंटो को माना है। ठीक है, ये भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ बीपीएससी में, आप इसको याद रखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद पाकिस्तान का जन्मदाता मिंटो को मानते हैं और घटना होती है 1905 का। तो अगर यहाँ पे एक घटना नहीं हुई होती, देखिए 1905 में विभाजन होता है, 1906 में मुस्लिम लीग बनता है और उसके बाद 1909 में आके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं घटनाएं जो आगे बढ़ रही है, यही घटनाएं आगे चल के पाकिस्तान को जन्म देती है। ठीक है, तो ये सारे थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी में याद रखेंगे तो आपको सही रहेगा। ठीक है, अब चलिए दिल्ली दरबार के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली दरबार की बात करें तो कलकत्ता पहले राजधानी रहता है, कलकत्ता पहले राजधानी रहेगा, लेकिन अंग्रेज़ों को मन करेगा कि नहीं भाई अब हम राजधानी बदलेंगे। अब नया राजधानी कहाँ होगा? दिल्ली होगा। दिल्ली होगा तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब बदलेगा? यह टाइम है आपका 12 दिसंबर 1911। इस दिन घोषणा किया जाएगा कि हम राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन कई बुक में आप पढ़ेंगे कि दिल्ली बनाया गया राजधानी 1912 में। अब देखिए यहाँ पे एक पेच है, दिसंबर का महीना 12 तारीख को घटना हो रही है, अब दिन बचेगा कितना? 18 से 19 दिन। इस दिन घोषणा हो रही है ना, तो घोषणा होने से उस दिन परिवर्तन तो नहीं हो जाएगा, शिफ्ट करने में थोड़ा टाइम लगा होगा ना, तो 2-3 महीना 4 महीना तो मिनिमम लगता ही है शिफ्ट करने में ना। राजधानी बदलना है, एक फ्लैट थोड़े बदलना है कि बस 2-4 सामान उठाए और निकल लिए, पूरा राजधानी बदलना है, पूरा ऑफिस बनेगा, शिफ्ट होगा, उसको टाइम लगेगा 2-4 महीना। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि दिल्ली राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब घोषणा किया गया, आपका आंसर होगा 12 दिसंबर 1911। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछे कि कब राजधानी परिवर्तन हुआ, तो राजधानी परिवर्तन और घोषणा से अंतर है, दोनों में अंतर है। तो राजधानी परिवर्तन कब हुआ? 1912 में हुआ। आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। कई बार एग्जाम में देखेंगे 1911 और 12 दोनों दिया हुआ है, 12 को ज़्यादा ऑथेंटिक माना गया है, 11 वाला ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माना गया है, क्योंकि 11 को घोषणा होती है, लेकिन जो ट्रांसफ़र की बात होती है, ट्रांसफ़र तो 12 में होती है। अगर घोषणा की बात हुई तो 11 वाला आंसर देंगे, ट्रांसफ़र की बात हुई 12 वाला आंसर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, आप इसको याद रखेंगे। और इसी टाइम में 1911 में यह प्रस्ताव रखा जाएगा कि जो हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, इसको हम रद्द करते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल को हम रद्द करते हैं, मतलब 1905 के पहले जो बंगाल था वही बंगाल रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। एक और घटना 1912 में होता है। 1912 में कहा गया कि बंगाल से बिहार को अलग करते हैं। इस बिहार में बिहार और उड़ीसा कंबाइंड है। ठीक है, बिहार और उड़ीसा दोनों कंबाइंड है। 1936 की एक घटना है। 1936 में बिहार और उड़ीसा इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया, 1912। उड़ीसा से बिहार को कब अलग किया गया, 1936। ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे हुए हैं, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, और आने वाले दिन में भी पूछा जा सकता है।
जब राजधानी परिवर्तन हो रहा था तो हार्डिंग जो था, लॉर्ड हार्डिंग, यह घूमने के लिए, देखने के लिए मतलब हाथी पर चढ़ के आ रहा था, नहीं ये घूमने के लिए आ रहा था। जगह था चांदनी चौक। चांदनी चौक पे लॉर्ड हार्डिंग पे इस पे बम फेंका गया। ठीक है, इस पे बम फेंका गया। 13 लोग बम में गिरफ्तार होते हैं। बम फेंकने में 13 लोग गिरफ्तार होते हैं और उसमें एक दीनानाथ हैं। दीनानाथ हैं, सरकारी गवाह बन जाते हैं और यही सरकारी गवाह बन के सबको पकड़वा देंगे। 13 लोग गिरफ्तार होंगे, कुछ लोगों को फांसी होगी, कुछ लोगों को उम्र कैद होगी, कुछ लोगों को नॉर्मल कैद होगी। ठीक है, यही घटना जो होती है चांदनी चौक पे, जो लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका जाएगा, यह घटना को कहते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी कांड कहते हैं। एग्जाम में यह पूछा जाता है कि दिल्ली कॉन्स्पिरेसी कांड कब हुआ था। ठीक है, ये हुआ था 23 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए लखनऊ सेशन की अगर हम बात करें तो लखनऊ सेशन होता है 1916 में। यहाँ पे 2-3 घटनाएं इंपॉर्टेंट होगी। पहला घटना होगा कि हमने जो देखा था 1909 में कि मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, तो कांग्रेस इसको उस समय नहीं मानती है। कांग्रेस का मानना है कि गलत चीज़ है और वास्तव में गलत चीज़ है भी। लेकिन आने वाले वक्त में देखा गया कि अगर हम नहीं उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये घटनाएं और ज़्यादा विरोध के रूप में हो रही थी। इसीलिए लखनऊ सेशन में आईएनसी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। आईएनसी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, उसको अपना लिया। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस उसको किस अधिवेशन में अपनाता है? तो 1916 के अधिवेशन में, लखनऊ सेशन में इसे अपनाता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसी 1916 का जो लखनऊ सेशन है, इसी में जब गांधी जी आते हैं लखनऊ में, तो यहाँ पे मिलते हैं इनसे राजकुमार शुक्ला और यही बोलते हैं कि आप चलिए चंपारण में देखिए, लोगों की स्थिति बड़ी खराब है। और गांधी जी इनके बुलावा पे चंपारण आते हैं और चंपारण सत्याग्रह करते हैं। और जब यहाँ पे गांधी आते हैं तो महात्मा गांधी बनते हैं और फिर गांधी का एक अलग ऑरा देखने को मिलता है। गांधी को अगर राष्ट्रीय फलक पे लोग जाना तो चंपारण के बाद ही लोग जानना स्टार्ट किया, क्योंकि गांधी की पहली प्रयोग जो था वह चंपारण से होती है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट 2 घटना यहाँ पे 1916 से इम्पोर्टेंट है। एक तीसरी घटना भी है, ये आईएनसी सेशन से संबंधित है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में कुछ दिनों से दरार आ गया था। जब से मुस्लिम लीग बना था तो ये अलग अपना राग अलाप रही थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था ऑल इंडिया की बात करता था, हर समाज की बात करता था, हर समुदाय की बात करता था। और मुस्लिम लीग जो था सिर्फ मुसलमानों की बात करता था। इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में दोनों में थोड़ा सा विचारधारा में टकराहट आ गया था। लेकिन यहाँ पे एक आते हैं बाल गंगाधर तिलक। इनके सहयोग से देखेंगे कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों एक साथ एक मंच पे आते हैं लखनऊ सेशन 1916 में। दूसरा एक और घटना होगा, ये होगा कि जो उदारवादी लोग हैं और जो उग्रवादी लोग हैं, ठीक है, इनको आपने कहाँ देखा था? 1907 में ये लोग सूरत में अलग हो गए थे। तो यही तो अंग्रेज चाह रहे थे कि मुस्लिम लीग सेपरेट हो जाए, कांग्रेस सेपरेट हो जाए, नरम दल सेपरेट हो जाए, गरम दल सेपरेट हो जाए, सब लोग आपस में लड़ते रहें, हम आराम से यहाँ पे बैठ के तमाशा देखते रहें। ठीक है, लेकिन उदारवादी और उग्रवादी जो लोग थे, जो विचारधारा के लोग थे, इनको कहीं ना कहीं एनी बेसेंट एक मंच पे लाने का काम कर रही हैं, एक मंच पे। अब देखिए, आपसे यहाँ से 2 सवाल बन सकता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मंच पे किसने लाया? बाल गंगाधर तिलक। और उग्रवादी दल और उदारवादी दल को एक साथ एक मंच पे किसने लाया? एनी बेसेंट राय। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, तब से हम कह रहे हैं लखनऊ सेशन 1916 में हुआ है,
इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं AC मजूमदार। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनका पूरा नाम है अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, एग्जाम में यहाँ आ सकता है, आया भी है पिछली बार 67 या 66 में ये पूछा था सवाल। ठीक है, तो यही कुछ टॉपिक था इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए ज़रूरी था। अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमने जो पढ़ा क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच हो रहा है कि नहीं। देखिए पहला सवाल है 68 BPSC में पूछा है, द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वाज एडॉप्टेड एज द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द, मतलब किस टाइम में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को अपनाया गया। हमने आपको 4 प्रस्ताव बताए थे। अगर 4 प्रस्ताव आपको याद होगा तो वहाँ से इस सवाल को आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम दिखा देते हैं एक बार। हमने आपको बताया यहाँ पे कि कलकत्ता सेशन में 4 प्रस्ताव अपनाया गया था। बहिष्कार, स्वदेशी, सुशासन, राष्ट्रीय शिक्षा। ये कब अपनाया गया था? जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा है उसके बाद अपनाया गया था। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन ऑन, देखिए 63 में पूछा गया है। हम बोले थे आपको कि डेट याद कर लीजिए, डेट से सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। कब हुआ है? हमने आपको क्या बताया था? 19 जुलाई को घोषणा किया जाता है। ठीक है, और 16 अक्टूबर को यह लागू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कब घोषणा किया गया, डिक्लेरेशन कब होता है? यह होगा 19 जुलाई, ये होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखेंगे इसको। बाकी डिटेल में आप इसको पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। BCW बिट्स भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अमर सुनार बांग्ला का जिक्र हमने किया है, रविंद्रनाथ टैगोर का भी जिक्र किया है। ये सारा वही फैक्ट है जो रिपीट होंगे और आप ज़रूर पढ़ लेंगे क्योंकि एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 63 में ये पूछा गया है। अगला सवाल 63 में इसी टॉपिक से, एक टॉपिक से 2 सवाल पूछा गया एक ही एग्जाम में। देखिए 63 में आपको दिख गया, जो स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग, स्वदेशी मूवमेंट कब अपना है, मतलब इंडिया में किस टाइम पीरियड में देखा गया। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह का जिक्र में देखा गया क्या? नहीं तो देखा गया ना। एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन, बिल्कुल आंसर यही है इसका। ठीक है, बंगाल मूवमेंट के सवाल पे टॉपिक पे यह प्रश्न बना है तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। बाकी इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। चलिए चौथा देख लेते हैं। ये 59th BPSC में पूछा गया है, विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के पार्टीशन के बाद कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया गया। तो अगर देखिए आपको मान लेते हैं यह क्वेश्चन नहीं पता है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब होता है? 1905 में। तो अब कह रहा है कि इसके जस्ट बाद क्या हुआ। ठीक है, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसके बाद क्या हुआ? सिविल CDM क्या होता है? इसके जस्ट बाद तो होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो बहुत बाद होता है। स्वदेशी ये तुरंत बाद होता है। चलिए मान लेते हैं आपको नहीं पता है। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या ये होता है क्या? 1942 में होता है, ये तो बहुत और ज़्यादा आगे होता है। नॉन कोऑपरेशन ये भी तो बाद में होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे नज़दीक में जो होता है स्वदेशी मूवमेंट है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, और बाकी यहाँ पे डिटेल में देख लेंगे। लॉर्ड कर्जन के बारे में लिखा गया है, कर्जन के टाइम में आता है, हार्डिंग के टाइम पे इसको रद्द किया जाता है। ठीक है, तो यही 4-5 प्रश्न था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए इस टॉपिक को पढ़िए और इस टॉपिक से रिलेटेड और भी सवाल होंगे जो आपको जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक फॉलो कर रहे हैं, या तो तर्कस या कोई और बुक, तो आप वहाँ से बनाइए और इस टॉपिक से रिलेटेड और भी आगे पीछे का टॉपिक पढ़ लीजिए, क्योंकि सब टॉपिक को हम इतने टाइम में कवर नहीं कर सकते हैं। हमारा टारगेट होगा कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम कर पाएँ। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक छूटेगा हमसे, आप उसको कवर करते रहिए साथ में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 1916 तक हमने देखा है, इसके बाद के वीडियो को देखेंगे और उसमें होगा चंपारण सत्याग्रह और रॉलेट सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन की बात करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही करते करते हम धीरे धीरे 4-5 वीडियो में और फ्रीडम स्ट्रगल तक पहुँचेंगे और भारत को आज़ाद करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।